एक बार की बात है, एक गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था। परिवार में वो 3 भाई थे जिनके नाम थे अजय, विजय और संजय। इन तीनों भाइयों के नाम उनके पिता ने बड़े शौक से एक जैसे रखे थे। बड़े भाई अजय की शादी हो रखी थी। एक बार उनके गांव में सरपंच के चुनाव हो रहे थे। वो तीनों भाई पढ़े लिखे नहीं थे पर समझदार बहुत थे। उनका सबसे बड़ा भाई जिसका नाम अजय, उसे दीन दुनिया की काफ़ी समझ थी। उनके गांव में किसी परिवार की कोई बात बिगड़ भी जाती तो अजय अपनी समझदारी से उसे सुलझा देता और उनके गांव में किसी को भी किसी बात की सलाह करनी तो वह अजय के पास आते। इसीलिए उनके गांव वालों ने अजय को सरपंच बना दिया। अजय शादीशुदा था। उसकी पत्नी पढ़ी लिखी थी। अजय की पत्नी का नाम पुष्पा था। वह अपने परिवार की बहुत सेवा करती थी और उसने अपना घर इतने अच्छे से संभाला था। पुष्पा किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देती थी। इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी उसने कभी घमंड और दिखावा नहीं किया। पुष्पा बहुत अच्छी थी। उसके 2 साल बाद उसके देवर विजय की भी शादी हो गई। विजय की पत्नी जिसका नाम रजनी था, वो भी पढ़ी लिखी थी और एक अमीर बाप की बेटी भी थी। शादी के कुछ दिन बाद ही उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसे अपनी पढ़ाई का बहुत घमंड था और वो उन लोगों को अनपढ़ गंवार समझती थी। एक दिन की बात है, अजय के पास कोई व्यक्ति बैठा था। रजनी वहीं से गुजर रही थी तो रजनी के जेठ जी ने कहा, बहू 2 गिलास पानी देना। तो रजनी कहती है, क्या? अजय को लगता है कि शायद बहू को सुना नहीं। अजय फिर कह देता है कि 2 गिलास पानी ला दो। तो रजनी बदतमीजी से कहती है, ना तो मैं आपकी नौकरानी हूँ और ना ही आपका छोटा भाई जो आपका हुक्म सुनते ही दौड़ कर जाऊँ और आपके लिए पानी लेकर आऊँ। मेरे बाप के घर में मेरे एक इशारे पर 10 नौकर मेरे सामने हाथ बांधकर खड़े रहते थे। ये मत भूलिएगा कि मैं एक अमीर बाप की इकलौती बेटी हूँ। आप तो उम्र में बड़े हो ना, इससे किस तरह की बात की जाती है, इतनी तमीज़ तो आप में होनी चाहिए। ये सब कहकर रजनी अपने कमरे में चली जाती है और जो व्यक्ति अजय के पास बैठा था वो कहता है कि बहू की बात का बुरा मत मानना। तो अजय कहता है, गलती तो मेरी है जो मैंने ऐसे इंसान को काम बताया जिसने कभी काम किया ही नहीं। और उनका छोटा भाई संजय यह सब बातें सुन लेता है और दौड़ कर जाता है, उन दोनों के लिए पानी लेकर आता है। उनके घर में एक बड़ी कुर्सी थी जिस पर घर का मुखिया ही बैठता था। अब उस कुर्सी पर अजय के सिवा कोई नहीं बैठता था। आज उस कुर्सी पर रजनी बैठ गई पर किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। फिर उसने कुछ कचरा फेंका जो सीधा रजनी के जेठ अजय के पैरों में जा गिरा। तो अजय कचरे को उठाने लगा तो संजय ने देख लिया और उसने खुद जाकर उठा लिया। बोला, भाई आप जाइए, मैं खुद गिरा दूंगा। संजय वो कचरा लेकर रजनी के पास आता है और कहता है, आपके काम देखकर दिल तो नहीं करता आपको भाभी कहने का। शहर में रहकर यही बदतमीजी और ओछी हरकतें सीखी हैं आपने। अपनों से बड़ों का लिहाज करना नहीं आता आपको। तो रजनी बोलती है, किससे कह रहे हो? तो संजय कहता है, आपसे कह रहा हूँ। औरत पैदा हुई हो तो औरत की तरह लाज शर्म से रहना भी सीखो। और तभी रजनी कुर्सी से गुस्से में उठती है और संजय को चाटा मारती है। इतने में पुष्पा वहाँ आ जाती है और संजय को कहती है, जाओ यहाँ से। और अपनी भाभी की बात मानते हुए वो वहाँ से चला जाता है। फिर पुष्पा रजनी को कहती है, पागल तो नहीं हो गई तुम? औरत होकर एक मर्द पर हाथ उठाती हो। इतने बड़े घर की बहू होकर इतनी नीच हरकत करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें?
फिर रजनी कहती है, कौन सा ऊंचा घराना? ये जहाँ एक आदमी राजा है, बाकी उसके गुलाम। पुष्पा गुस्से में बोलती है, रजनी। तो रजनी कहती है, चिल्लाइएगा मत, आप मेरी सास नहीं हैं। जैसे आप इस घर की बहू हैं, वैसे ही मैं भी इस घर की बहू हूँ। तो पुष्पा कहती है, बहू हो तो बहू की मर्यादा भी रखो। रजनी को पता नहीं है कि पुष्पा ने भी पढ़ाई कर रखी है। तो रजनी कहती है, मर्यादा की रस्सी में तो आप जैसी जाहिल और गंवार औरतें बनती हैं, मुझ जैसी पढ़ी लिखी और मॉडल ज़माने की लड़की नहीं। तो पुष्पा कहती है, मॉडल ज़माने की औरत भी औरत ही होती है, उसे भी मर्द ही शादी करके ले जाता है, वो मर्द को शादी करके नहीं ले जाती। ज़माने ख्याल और लिबास बदल देते हैं, औरत के शरीर की बनावट नहीं। इज्जत आज भी उन औरतों की होती है जिनकी आंखों में शर्म हो, लाज हो और हया हो। मैं नहीं कहती कि तुम बंदिश में रहो, लेकिन दायरे की सीमा को मत भूलो। लड़की जब अपने माँ बाप के घर होती है तो उसके कंधों पर उसके ही घर की इज्जत का बोझ होता है, लेकिन जब शादी करके अपने ससुराल ला जाती है तो उसके कंधों पर एक नहीं दो परिवार की इज्जत का बोझ होता है। आज जिस तरह तुमने संजय को तमाचा मारा, अगर उसी तरह उसका भी हाथ उठ जाता तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती? कभी सोचा है तुमने? इतने में रजनी का पति विजय वहाँ आ जाता है और पूछता है, क्या हुआ भाभी? तो रजनी वहाँ से चुपचाप चली जाती है और फिर पुष्पा बात को टाल देती है। उसे पता है कि विजय यह कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि रजनी ने उसके भाई संजय पर हाथ उठाया है। इसीलिए वो विजय से कहती है कि रजनी बोल रही थी कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो मैंने सोचा दो चार खरी खोटी सुनाने से ही सीखेगी, तो सुना दी और वो रोने लगी। पुष्पा कहती है, क्यों विजय, हमें तुम्हारी पत्नी को डांटने का भी हक नहीं? विजय ने कहा, क्यों नहीं, आप हमारी भाभी माँ हैं, आप हमें डांट सकती हैं, मार सकती हैं, गलती करने पर कुछ भी कह सकती हैं। और जब विजय कमरे में जाता है तो रजनी उसे रो रो कर दिखाती है, पर विजय उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। तो रजनी कहती है, मैं यहाँ रो रही हूँ और तुम पूछ भी नहीं रहे हो। तो विजय कहता है, बेकार में रो रही हो तो कौन पूछेगा? रजनी ने कहा, अच्छा तो अब मैं तुम्हारे लिए और इस घर के लिए बेकार हो गई हूँ। बेकार की बात पर रोगी तो कौन ध्यान देगा? अब मैं तुम्हारे साथ तभी रहूँगी जब तुम मेरे साथ मेरे पापा के घर रहोगे। और इस बहस के बाद विजय रजनी का सामान पैक कर देता है, उसे उसके घर भेजने के लिए तैयार हो जाता है। पुष्पा अजय से कहती है, हमारी रजनी बहुत प्यारी बच्ची है, बस थोड़ा सा बचपना है अभी उसमें। और अजय भी पुष्पा की हाँ में हाँ भरते हुए कहते हैं, सही कह रही हो तुम। इतने में विजय रजनी का बैग लेकर आता है और कहता है, बड़े भैया, रजनी अपने घर जाना चाहती है। तो अजय कहते हैं, जाना भी चाहिए, बहुत दिन हो गए, मायके की याद आती होगी इसे। और विजय, तुम भी साथ चले जाओ, तुम्हारे ससुर जी कितनी बार बुलाते हैं तुम्हें। तो विजय कहता है, अगर ये वापस लौटने के लिए जाती तो मैं ज़रूर जाता बड़े भाई, पर ये तो हमेशा के लिए जाना चाहती है। क्या बात कर रहे हो? अगर तुम दोनों के ख्यालात एक दूसरे से नहीं मिल रहे तो इसे चार दीवारी के अंदर ही सुलझाओ। और बहू तो पढ़ी लिखी है, इसे गांव के तौर तरीकों के बारे में नहीं पता। ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम बहू को सिखाओ। विजय कहता है, सिखाने से क्या फ़ायदा बड़े भैया, मैं सिखाना ही नहीं चाहता, इसलिए भेज रहा हूँ, क्योंकि ये सीखना ही नहीं चाहती। अजय कहता है, अच्छा फैसला भी कर डाला तुमने, बहुत बड़े हो गए हो तुम और समझदार भी हो गए। तो विजय, फिर तुम्हें
इतना तो समझ लेना चाहिए, अगर बहू अपने आप को बदल नहीं पा रही तो तुम बहू के मुताबिक बदल जाओ। आखिरकार वो तुम्हारी पत्नी है, उसका साथ देना तुम्हारा धर्म है। विजय, मेरे दर्द पर तुम तड़प उठोगे, तुम्हें तकलीफ होगी तो मैं रो दूंगा, क्योंकि एक ही माँ की संतान है, खून का रिश्ता है हमारा। लेकिन पत्नी का नाता उससे और भी अधिक गहरा होता है, क्योंकि वो पराए घर से आकर अपनों से भी ज़्यादा अपनी हो जाती है, परछाई बन जाती है हमारी। पत्नी ही पति के जीवन को सही अर्थ देती है। अगर आज तुम अपनी पत्नी को हमेशा के लिए उसे उसके मायके छोड़ाओगे तो ये गांव, ये समाज क्या कहेगा हमारे बारे में? जरा सोचो। विजय न्याय के सिंहासन पर बैठकर लोगों के अच्छे बुरे का फैसला करता हूँ। आज उसी के घर में नाइंसाफ़ी होगी तो लोग हंसेंगे हम पर। बड़े भैया, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अजय अपनी पत्नी पुष्पा को बोलता है, ज़मीन के सभी पेपर लाओ। और कुछ देर बाद पुष्पा ले आती है और अजय कहता है कि सभी पेपर और घर की चाबियाँ बहू को दे दो। अजय कहता है, बहू, हम तीनों भाई पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए ये सब काम अब तुम देखो। आज से तुम ही इस घर की मालकिन हो। तुम जब कहोगी, जैसे कहोगी, वहाँ हम तीनों भाई साइन कर देंगे। पर हम तीनों भाइयों को अलग करने का ख्याल भी अपने मन में मत लाना। और वो सब चले जाते हैं। कुछ दिन बाद रजनी के पापा उसके जेठ जी से मिलने आते हैं और वो चोरी चोरी उन्हें देखती है, पर अजय उसके बारे में कुछ भी नहीं बताते उसके पापा को। और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने अपने जेठ जी का इतना अपमान किया और उन्होंने उसका घर उजड़ने से भी बचाया। और जो गलती मैंने देवर के साथ की, उससे भी जेठानी जी ने छुपा लिया, किसी को नहीं बताया। ये सब लोग कितने अच्छे हैं और मैं कितनी गलत। और ये सब सोच वह अपने जेठ जी के पैर में गिर पड़ी और माफ़ी मांग लेती है और सब उसे माफ़ कर देते हैं।